हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसी थ्रू इंडक्टर ओनली। और जो टॉपिक्स हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम सर्किट देखेंगे, ओके। उसके बाद वोल्टेज और करंट, इनकी इक्वेशंस कैसे आती है वो हम निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो वेवफॉर्म होती है वोल्टेज की और करंट की वो हम ड्रॉ करेंगे। और लास्ट में जो फेजर डायग्राम होता है वोल्टेज और करंट का वो हम देखेंगे, ओके। और जो भी उसके आउटकम्स होंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्किट में हमने एक इंडक्टर कंसीडर करा है जिसका जो इंडक्टेंस है वो L के बराबर है, और एक AC वोल्टेज सोर्स लिया है जिसका इक्वेशन E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब सबसे पहले हमें जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस वो हमें देखना है। तो ये जो इंडक्टर है वो इस AC सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो वोल्टेज होगा उस इंडक्टर के अक्रॉस वो होगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो वोल्टेज हो गया। अब जो इंडक्टर है उसके अंदर भी एक जो EMF है वो इंड्यूस्ड होता है, ओके। जो EMF इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड होगा उसको हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये है EMF इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। और इस सर्किट में केवल हमें यहाँ पर इंडक्टर देखने को मिल रहा है। तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा इंडक्टर के अंदर वो बराबर होना चाहिए अप्लाइड EMF के, ओके। E जो है वो बराबर होना चाहिए ई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को हम इक्वेट करें, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। अब ये एक करंट के टर्म्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसे सॉल्व करके हम जो करंट है उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम ये एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम डी जो है उसे हम सेपरेट एक साइड कर दें और बाकी जो है उसे हम दूसरी साइड कर दें। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अब करंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीग्रल डी आई और यहाँ पर ई नोट बाई एल इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, ओके। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी with respect to t is minus cos omega t by omega plus constant of integration. इंटीग्रल डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा i, और ई नॉट बाय एल एज इट इज, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा और प्लस constant of integration, okay. I equals to minus e naught by omega L cos omega t plus c। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क होगा कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इस वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज करंट का यूज़ करेंगे। अब कोई भी AC अगर अपन ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं, कैसे भी टाइप का ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो बराबर होती है 0 के, ओके। ये जो करंट की इक्वेशन है इससे हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे ओवर फुल साइकिल मतलब जो पूरी एक साइकिल के लिए हम जो एवरेज करंट लेंगे किसी भी AC करंट का, तो वो होगा 0 के बराबर। मतलब
ज़ीरो से जो उसका टाइम पीरियड होगा उस एसी करंट का, उस एक टाइम पीरियड के लिए हम एवरेज करंट निकालेंगे तो वो आएगा ज़ीरो के बराबर। ओके, और एवरेज करंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल 0 to t i dt और यहाँ पर 1/t। ये एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला है। अब इस आई करंट के लिए अगर हम एवरेज करंट निकालें सो वो हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t माइनस E0/ओमेगा L cos ओमेगा t प्लस c dt। अब यहाँ से हम एवरेज करंट की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो मुझे अब स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो पार्ट है वो मैं अब रब करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। तो आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो ये पार्ट में रब कर रहा हूँ। अब ये जो इंटीग्रल है इसे मैंने दो इंटीग्रल के सम के फॉर्म में लिख रखा है। ओके, अब यहाँ पर हमें कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये होगा साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस सी। ओके, ये कॉस ओमेगा टी के लिए जो कांस्टेंट है उसके लिए वैल्यू लिख रखी है। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल कर अगर हम कांस्टेंट नहीं पुट करें तो भी चलेगा। ओके, सो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस E0/t ओमेगा L। मैं कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके ही करता हूँ ताकि आपको भी फील आएगी कि जो कांस्टेंट है वो लिमिट पुट करने के दौरान कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा Ct और अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। ओके, अब ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू होती है 2π/t के बराबर। सो ये वैल्यू हम ओमेगा की यहाँ पर पुट कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। अब हम लिमिट पुट करें, सो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस E0/t ओमेगा L और साइन ऑफ 2π कैपिटल T बाय कैपिटल T अपॉन 2π/t प्लस c माइनस साइन, जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 साइन 0 प्लस c बाय 2π/t और यहाँ पर प्लस c बचेगा केवल। जब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर केवल c बचेगा। अब t से ये t हो गया कैंसिल, और जब हम यहाँ पर E0 ये होगा साइन 2π/t प्लस c माइनस साइन 0 अपॉन 2π/t माइनस c प्लस c। अब यहाँ पर हमें साइन 2π की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन 2π की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 उसकी भी वैल्यू होती है 0 और ये c और ये c ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। साइन 2π की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये जो पूरा टर्म है इंटीग्रेशन में, ये जो c के पहले वाला जो पूरा टर्म है ये पूरा हो जाएगा 0। सो आई एवरेज हमारे पास बराबर आएगा, सो आई एवरेज जो हमारे पास आएगा वो आएगा c के बराबर। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया है कि किसी भी टाइप का ऑल्टरनेटिंग करंट हो उसका जब हम एवरेज करंट लेंगे उसकी एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो वो होगा 0। सो आई एवरेज इक्वल्स टू 0 और हमने यहाँ पर निकाला आई एवरेज इक्वल्स टू c। मतलब क्या हुआ, इसका जो c है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, मतलब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 होगी। ये ही बताने के लिए मैंने आपको इतना ये सब करके बताया। ओके, सो करंट की इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट जो c है उसको हटा देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आई है। ओके, अब ये पूरा मैं पार्ट है जो है वो रब कर रहा हूँ। ओके,
अब थोड़ा होश पोश हो गया होगा, तो आप इसे आराम से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको आई एवरेज की वैल्यू सी के बराबर मिलेगी। सो हमने इस करंट का एवरेज करंट निकाला तो वो आया सी के बराबर, और कोई भी एसी करंट हो उसके लिए जो एवरेज करंट है वो हमेशा ज़ीरो होता है। सो इसी कारण से जो सी की वैल्यू है वो हो जाएगी ज़ीरो, और जो करंट की इक्वेशन है वो हो जाएगी आई इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, और जो वोल्टेज की इक्वेशन है इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब फेज को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए हमें ये जो करंट की इक्वेशन है उसे साइन के टर्म्स में लिखना ज़रूरी है। ओके, तभी हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो फेज है उसमें क्या अंतर है। ओके, सो यहाँ पर कुछ एलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम कॉस ओमेगा टी इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। सो ये हम यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की जगह लिखते हैं। सो आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब इसी के साथ में साइन ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। सो इस आइडेंटिटी को हम रिवर्स में यूज करें, इस माइनस साइन को हम साइन के अंदर पहुंचा सकते हैं। सो आई हो जाएगा इस आइडेंटिटी का यूज करने के बाद ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये हमारे पास एक प्रॉपर वे में करंट की इक्वेशन आ गई है। अब ये जो टर्म ओमेगा एल हम देख रहे हैं ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, और इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सएल से। सो एक्सएल की जो वैल्यू है वो ओमेगा एल के बराबर होगी। सो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख देंगे आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये करंट की इक्वेशन आ गई है। ओके, ओमेगा एल को हमने एक्सएल लिख दिया। एक्सएल जो होता है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो हम इस करंट की इक्वेशन से निकालेंगे। सो ई नोट बाय एक्सएल ये है करंट एम्पलीट्यूड, ई नोट बाय एक्सएल ये है करंट एम्पलीट्यूड, और इसे हम डिनोट करेंगे आई नॉट से। सो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सो ये करंट की इक्वेशन 3 तरीके में लिखी हुई है, तीनों आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अब मैं जो इम्पोर्टेंट्स है हमारे लिए आगे वीडियो को आगे प्रोसीड करने के लिए केवल वही मैं लिखूंगा, बाकी मैं पूरा रब कर दूंगा, जिसमें वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, ये ही दो इम्पोर्टेंट है। तो बाकी सब मैं रब कर रहा हूँ, और उन्हीं दो इक्वेशन से हम वेवफॉर्म बनाएंगे करंट और वोल्टेज की। ओके, सो ये बाकी पूरा मैं रब कर रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए आगे वर्क करने के लिए। अब आई नोट जो है वो ई नोट बाय एक्सएल के बराबर है। तो आई नोट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेफिनेटली वो कम आएगा ई नोट के मैग्नीट्यूड से। ओके, क्योंकि आई नोट ई नोट को ही डिवाइड, कुछ क्वांटिटी से डिवाइड करके हमें मिल रहा है। सो आई नोट डेफिनेटली ई नोट से कम होगा। और जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी।
तो जैसी एक साइन फंक्शन की वेवफॉर्म होनी चाहिए वैसी यहाँ पर हमें वोल्टेज की वेवफॉर्म मिलेगी और जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ई नॉट के बराबर। तो सबसे पहले मैं जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये एसी वोल्टेज की वेवफॉर्म है जो कि बिल्कुल एक साइन फंक्शन की जैसी वेवफॉर्म होती है, बिल्कुल वैसी ही है। थोड़ा सा डायग्राम के लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, अब करंट की हमें वेवफॉर्म निकालनी है तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ कर लें। अब इस इक्वेशन में अगर अपन टाइम t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर अपन पुट करें तो हमें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ -π/2 मिलेगा और साइन ऑफ -π/2 इसकी वैल्यू होती है -1। सो I बराबर होगा -I0 के एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ये टाइम 0 है, सो 0 पे ये वैल्यू यहाँ पर। ओके, ये I0 -I0। अब टाइम t इक्वल्स टू π/2 पे बात करें, सो I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर हमें जो टाइम है वो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो टाइम t इक्वल्स टू t/4 की बात करें, सो ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2π/T और टाइम t/4 पे हम निकाल रहे हैं। सो t से t कैंसल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हमें मिलेगा I0 साइन ऑफ π/2 -π/2 और π/2 -π/2 ये हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमें 0 मिला। ओके, सो एट टाइम t इक्वल्स टू t/2 कैपिटल T/2 जो करंट है उसकी वैल्यू आ रही है 0। ओके, सो ये जो ग्राफ है करंट का वो जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो यहाँ पर पहुँचा t/4 पे, फिर t/4 से जब आगे t/2 पे पहुँचेगा तो वो यहाँ होगा, फिर उसके बाद करंट डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज, और ये हमें पूरी करंट की वेवफॉर्म मिलेगी। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो करंट है और जो वोल्टेज है उनकी वेवफॉर्म में हमें डिफरेंट स्पष्ट यहाँ पर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करके देख सकते हैं। ओके, और इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं कि जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी -π। अब एंगल पे ध्यान दो कि साइन के अंदर का एंगल क्या है, ओमेगा टी। जो वोल्टेज है उसके अंदर जो साइन है उसका एंगल है ओमेगा टी, और जो करंट है, करंट का जो साइन है उसके अंदर जो एंगल है वो है ओमेगा टी -π/2। मतलब वोल्टेज में जो एंगल है और करंट में जो एंगल है उसमें π/2 का फर्क है। मतलब वोल्टेज का जो एंगल है वो π/2 ज़्यादा है किससे, करंट के एंगल से। ये अंदर जो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है उससे हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि ओमेगा टी -π/2 इसमें जब अपन π/2 और ऐड करेंगे तब हमें साइन ओमेगा टी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय π/2 फेस विथ करंट। जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है, कितने एंगल से, π/2 एंगल से। ओके, और दोनों में करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो है π/2। π/2 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I, मतलब वोल्टेज एंड करंट। ओके, अब वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो E0 के बराबर और करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो है I0 के बराबर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो I0 है उसकी वैल्यू E0 से छोटी होगी। ओके, इसलिए जो करंट की वेवफॉर्म है उसका मैंने एम्पलीट्यूड वोल्टेज की वेवफॉर्म से छोटा ही बनाया है। सो ये तो बात हो गई उनके वेवफॉर्म की। अब इनका जो फेजर डायग्राम होता है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा मैं अब रब करने जा रहा हूँ। सो अब हम फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे।
ओके। सो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट के बराबर है और जो एंगल है वो ओमेगा नॉट और ओमेगा टी के बराबर है। ओके, साइन के अंदर जो एंगल है वो क्या है, ओमेगा टी। तो हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ई नॉट होगा और जो एंगल है वो ओमेगा टी के बराबर होगा। तो ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, जो मैग्नीट्यूड है वो है ई नॉट के बराबर और जो एंगल है वो है ओमेगा टी के बराबर। अब करंट का हमें फेजर बनाना है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट बाय एक्सएल है और जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, और जो एंगल है वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब हमें क्या करना है, ये जो एंगल ओमेगा टी है इसमें से पाई बाय 2 माइनस करना है, तो हमें करंट का एंगल पता पड़ जाएगा। ओके, सो ओमेगा टी में से हम पाई बाय 2 माइनस करेंगे, तो ओमेगा टी में से हम पाई बाय 2 माइनस करेंगे तो ये हमें करंट का फेजर मिलेगा। इतना एंगल ओमेगा टी है उसमें से पाई बाय 2 माइनस करा तो ये आ गया करंट का फेजर। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच में जो एंगल है वो है पाई बाय 2। मतलब जो फेज डिफरेंस है वो हम क्लियरली पाई बाय 2 का यहाँ पर इस फेजर डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, और एक चीज और बतानी है कि जो एक्सएल है वो होता है ओमेगा एल के बराबर। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे जो इंडक्टर है वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो बढ़ेगा। ये चीज और आप नोट डाउन करें। ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होगी उस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हो जाएगा 0 और उस टाइम पे जो इंडक्टर होगा वो 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इंडक्टर को अगर अपन एक डीसी सोर्स डीसी वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करें तो वहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि डीसी सोर्स जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0, तो जो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो हो जाएगा 0। और यहाँ पर जो वेवफॉर्म देखें हम तो करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू T/4 टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलेगी। ओके, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो T/2 टाइम पे हमें देखने को मिलेगी। ओके, सो ये पूरा वीडियो था AC थ्रू इंडक्टर के लिए एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।